नमस्ते। हेलो रनर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे, शुभारंभ करेंगे एक नया चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो क्या होता है लाइफ और लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, बॉडी के अंदर घुसेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है, और सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेके आगे बढ़ोगे। तो चलो आज शुरू करते हैं आज का क्लास लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन से। जब भी हम लाइफ के क्वेश्चन आता है, जब भी हम लाइफ के बारे में सोचते हैं, आपके मन में क्वेश्चन होगा कोई जिंदा है कि कोई जिंदा नहीं है, कोई एक्चुअल अलिव है और नॉट अलिव, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो आप बोलोगे हाँ, डिफरेंशिएट मतलब कोई कुत्ता भाग रहा है, आप इसको देख के बोल सकते हैं हाँ ये जिंदा है, ये अलिव है। और नहीं तो आप देखो कोई बछड़ा ऐसे चुवा रहा है, नहीं तो कोई गाय चुवा रहा है, आप बोल सकते हो खाना खा रहा है। ये मूवमेंट जो विजिबल मूवमेंट हो रहा है, इसको देख के आप बोल सकते हो हाँ ये जिंदा है। नहीं तो मैं अभी आपके सामने चिल्ला रहा हूं, आप ऐसे जो आदमी चिल्ला रहा है, आप इसको देख के भी बोल सकते हैं हाँ ये भी जिंदा है। लेकिन जब ये सारे ऐसे सो जाएंगे, आप क्या बोलोगे? क्या ये जिंदा नहीं है? आप सोचोगे क्या ये जिंदा नहीं है? आपके मन में तो क्वेश्चन आएगा क्या ये जिंदा है ना मर गए। तो इस टाइम आप क्या करोगे? जाके चेक करोगे। क्या करोगे? जाके चेक करोगे। मतलब ब्रीदिंग चल रहा है कि नहीं? ब्रीदिंग चल रहा है मतलब ये जिंदा है। लेकिन सारे एनिमल्स व प्लांट जो जिंदा है, क्या सारे ब्रीदिंग करते हैं? आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अभी बोलूंगा व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट के बारे में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्लांट वो ब्रीदिंग नहीं करता है, लेकिन वो करता है, आपको दिखाई नहीं देता है। तो प्लांट के बारे में कोई प्लांट जिंदा है कि मतलब मर गया, आप इसके बारे में जब भी सोचते हैं, आप चेक करते हैं वो एक्चुअली ग्रीन है कि नहीं। ग्रीन है वो जिंदा है, लेकिन सारे प्लांट्स तो ग्रीन नहीं। जैसे अदर कलर का प्लांट आएगा, आप इसके बारे में क्या बोलोगे? क्या ये मर गए ना जिंदा है? हाँ सर, आप ऐसे बोल सकते हैं ये जिंदा होने के लिए हम चेक करते हैं ये एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्लांट था, वो बड़ा हो गया, वो अदर कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू सॉरी ग्रीन हो सकता है, जो भी कलर का हो सकता है, वो छोटा सा बड़ा हो रहा है मतलब वो जिंदा है। तो यहां पे हम जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम क्या किए, विजिबल मूवमेंट को, कोई जिंदा है कि मर गया, इसको जानने के लिए हम विजिबल मूवमेंट में क्या क्या चूज किए। फॉर एग्जाम्पल फास्ट हम मूवमेंट किए, जैसे एक कुत्ता भाग रहा था, एक बछड़ा चुआ रहा था, और मैं तुम्हारे सामने चिल्ला रहा था, ये सारे तुमको विजिबल मूवमेंट। जब ये सफिशिएंट नहीं हुआ, हम क्या किए, ब्रीदिंग के बारे में चेक किए, ब्रीदिंग चल रहा है कि नहीं। जब ब्रीदिंग ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन ऐसे मतलब कुछ है जो ब्रीदिंग नहीं करते, जैसे प्लांट्स, इसका हम ग्रीन कलर चेक किए। जब अदर कलर का बारी आया जो ग्रीन कलर नहीं है, इसका हम ग्रो चेक किए। तो यहां पे हम चारों चीज से हम बोल सकते हैं ये अलिव है कि नहीं। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट नहीं है ना। बट विजिबल मूवमेंट और प्रूफ जो हमको दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट एनफ टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, दैट्स नॉट सफिशिएंट। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा तो क्या जानना और पड़ेगा तो जिंदा होए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी छोटा छोटा मूवमेंट होता है जो तुम्हारा खाली आंख को दिखाई नहीं देता है। जैसे एग्जाम्पल होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपको दिखाई देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। मॉलिक्यूल बनता है किससे? एटम से। फिर मन में क्वेश्चन होगा आप अभी जिंदा है कि नहीं है, इसके बारे में तो डिस्कशन कर रहे थे, अभी कहां से आया ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट? क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या जरूरत है कि नहीं, ये मन में जो क्वेश्चन होता है, क्या इज दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ये मन में क्वेश्चन होगा ना। क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट कंपलसरी है, ये नेसेसरी है हमारे लाइफ के लिए? इसका आंसर होगा यस। क्यों ना? मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा शरीर के लिए। कैसे? मैं तुमको एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी खाना खा रहे और हम पानी पी रहे, ये क्या है? वाटर है, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट, जो भी है,
ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स तो है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का मॉलिक्यूल्स H2O। H2O किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से। इससे छोटा पार्टिकल आ गया एटम। तो एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनेगा तुम्हारा सेल। जो सेलुलर, तुम्हारा सेल के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म जो भी है, ये तो सारे मॉलिक्यूल से तो बनता है। तो मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, क्योंकि एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है सेल, और सेल के द्वारा तो बनेगा टिश्यू, और टिश्यू के द्वारा क्या बनेगा? तुम्हारा ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनेगा तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे तो एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। और जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा आपके जितने चाहिए, तो मैं बॉडी अभी ऑर्गेनिज्म से कन्वर्ट हो जाएगा। तो एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनता है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम्स, और इससे बनता है तुम्हारा शरीर व बॉडी का टोटल बॉडी। टोटल बॉडी इससे बनता है। तो ये था तुम्हारा क्या मतलब क्यों मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों मतलब जिंदा है कि जानने के लिए। लेकिन ऐसे एक स्पेशल है तुम्हारा वायरस। वायरस इज टोटल स्पेशल। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल्स नहीं है। मतलब एक वायरस के अंदर ये एक्चुअली अलिव है कि डेड, ये अभी भी कंफ्यूजन है। क्यों? जब ये बाहर है, देखो इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, ये इसके अंदर एक प्रोटीन का कवर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एक प्रोटीन का जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ओके, और इसके अंदर जो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड है। ओके, ये दोनों से तुम्हारा इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। और जब ये बाहर रहता है, ना ये रिप्रोडक्शन करता है, ना ये मेटाबॉलिज्म करता है, ये कुछ भी प्रोसेस नहीं करता है। और ये हम कैसे बोलेंगे ये जिंदा है? लेकिन जब ये कोई होस्ट बॉडी के अंदर चला जाता है, ये सब कुछ शुरू कर देता है। मतलब खुद का कॉपी बनाना शुरू कर देता है और खुद का अफेक्ट डाल देता है होस्ट बॉडी के अंदर, क्योंकि होस्ट बॉडी से एंजाइम लेके ये खुद का प्रोसेस चालू कर देता है। तभी हमको ये पता चलता है नहीं ये जिंदा है। लेकिन बाहर होने से ये कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए जब भी कोविड का टाइम हो रहा, कोविड का टाइम था, हम बोल रहे थे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर वायरस है, और वायरस बाहर ऐसे रहने से वो डेड ऑर्गेनिज्म जैसा काम करेगा। लेकिन आपके अंदर आ गया तो अभी वो इसका मतलब कॉपी बनाना शुरू कर देगा। तो इसीलिए वायरस इज टोटली स्पेशल, बिकॉज देयर इज नो मॉलिक्यूलर इन्वॉल्व इन देयर बॉडी, इसीलिए वायरस स्पेशल है। इसके बाद क्या है? व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ। देखो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो भी चल रहा है, जब ये हम काम करते चल रहे तो क्या होता है ना, हमारा बॉडी एक हाई ऑर्डर स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जितने भी ऑर्डर है जब ये काम करता है तो एनवायरनमेंट क्या करता है ना, ये जो ऑर्डर को इसको डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करता है। वही यहां पे बोला गया है। जब ये ऑर्डर टूटेगा तो यहां पे लाइफ भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, जैसे हार्ट अभी काम करना बंद कर दिया, ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं और ज्यादा टाइम नहीं रह सकता हूं, और कुछ दिन के बाद मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो क्योंकि ये ऑर्डर क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। और अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये जो ऑर्डर है इसको चालू करने के लिए मेंटेनेंस करना जरूरत है, मेंटेनेंस करना जरूरत है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं करने से क्या होगा, पार्ट खराब हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो रिपेयर और मेंटेनेंस जरूरत है। तो वही मेंटेनेंस और वही रिपेयर काम कौन करता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही करता है। तो कांस्टेंट मॉलिक्यूलर मूवमेंट मेंटेन द स्टेबिलिटी, इसको बैलेंस करता है, इसको स्टेबल करता है, जिसके द्वारा हम अभी सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं, मतलब इंश्योरिंग सर्वाइवल प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सारे काम कौन करता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो इसीलिए बोला जाता है मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इज द बैकबोन ऑफ लाइफ इटसेल्फ। समझ आया क्यों मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरत है? क्योंकि सारे जो मेंटेनेंस और डैमेज हो गया इसको रिपेयर करने के लिए
काम कौन करेगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही करेगा। तो इसीलिए इसको हम बैकबोन बोलते हैं। किसको? मॉलिक्यूलर मूवमेंट को। इसीलिए व्हाई आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ? अभी आपको आंसर मिल गया। तो ये था तुम्हारा मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में। और अभी वही जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वही मेंटेनेंस करने के लिए जितने भी सारे फंक्शन करता है, मेंटेनेंस का फंक्शन करने के लिए जितने भी सारे प्रोसेस करता है, इसको ही बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। द वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे एग्जांपल, मैं अभी खाना खा रहा हूं, मतलब intake of food, obtaining the food and utilizing it to growth, known as nutrition। तो न्यूट्रिशन एक नाम है जो एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। और क्या है? रेस्पिरेशन भी होता है। क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि रेस्पिरेशन हम अभी कोई ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, इसके साथ जो खाना हम न्यूट्रिशन से मिला था, अभी क्या होगा? ब्रेक डाउन होके आपको एनर्जी मिलेगा। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन। फूड आ गया और तुम्हारा एनर्जी आ गया, ऑक्सीजन गैस आ गया, तो सारे सेल तक पहुंचाने का जो काम होता है वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद एक्सक्रेशन, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो बाहर जाना चाहिए, वो काम है एक्सक्रेशन का, प्रोसेस का। फिर आएगा तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इतने सारे ऑर्गन है, ये अच्छे से कैसे काम करेंगे, सिंक्रोनाइज बिटवीन द ऑर्गन्स, ये काम जो प्रोसेस करता है, ये नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक मतलब सेल एक न्यू सेल पैदा करता है, मतलब एग्जिस्टिंग वन इज प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो ये था रिप्रोडक्शन। अभी क्या होता है? कोई एक सेल का साइज बड़ा हो गया, नहीं तो नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज हो जाता है तभी हम बोलते हैं ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ भी एक हिस्सा है लाइफ प्रोसेस का। और हम यहां से इधर जा रहे हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ बात कर रहा हूं, मेरा माउथ और हाथ ऐसे हल रहा है, तो ये सारे क्या है? मूवमेंट है। तो ये भी एक हिस्सा है। तो ये तुम्हारा जितने भी सारा मैं तुमको प्रोसेस बोला हूं, इसमें ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एक चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये तुम्हारा एक चैप्टर है। रिप्रोडक्शन भी चैप्टर है। और ये इसके बारे में तुम हर टाइम तो जान रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो चारों जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये चारों जो प्रोसेस है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में अच्छे से जानकारी मिलेगा। तो क्या जो लाइफ प्रोसेस में हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे, एक होता है तुम्हारा न्यूट्रिशन और सेकेंड होगा तुम्हारा रेस्पिरेशन, इसके बाद आएगा तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन। जब ट्रांसपोर्ट सब कुछ काम चल रहा है, जो वेस्ट मटेरियल आएगा वो निकलेगा तुम्हारा एक्सक्रेशन के प्रोसेस के साथ। तो ये जो चारों प्रोसेस के बारे में हम इस मतलब टॉपिक में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, वो चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में, वो जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। तो चलो जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा जान लेते क्या है। तो फर्स्ट है तुम्हारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में तुमको बोला क्या होता है ना, हम obtaining the food or intake of food and utilize it to growth and to stay healthy। ये सब काम जो हम कर रहे हैं, ये का खाना के साथ हो रहा है, मतलब खाना अंदर जा रहा है और खाना से सिंपलर फॉर्म में आता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये तुम्हारा न्यूट्रिशन है। मतलब खाना अंदर जाएगा और खाना से मतलब आपको जो मिलेगा न्यूट्रिशन, ये तो न्यूट्रिशन का अंदर जाता है। इसके बाद क्या आएगा? जब खाना आ गया, इसको अभी खाना टूटेगा और इसके अंदर एनर्जी आएगा। एनर्जी कहां से आएगा ना, जब ब्रीदिंग के द्वारा हमारा गैसेस एक्सचेंज होगा। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगा और ऑक्सीजन जाके तुम्हारा वो प्रोसेस, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, सिंपलर फॉर्म से एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करना जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस बोला जाता है तुम्हारा रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर द लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। ये सबसे जरूरत है, क्योंकि विदाउट एनर्जी आप कुछ भी नहीं कर सकते। बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो सारे सेल ऐसे मरने जैसे हो जाएंगे। तो एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है तुम्हारा लाइफ प्रोसेस का, कि तो इसीलिए रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। जब भी फूड आ गया, एनर्जी आ गया और गैसेस जैसे ऑक्सीजन आ गया, ये और जो हमारा वेस्ट मटेरियल आ रहा है, जहां जहां तक पहुंचना चाहिए, हर सेल तक पहुंचने के लिए हमारा
ब्लड वेसल्स मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्लड वेसल जो काम करेगा इधर जाके इधर मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ये भी काम कौन करेगा, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा आएगा एक्सक्रेशन। जो हम खाना खाने के बाद जो ऑब्जर्वेशन हुआ, असिमिलेशन हुआ और जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे तुम्हारे पास रह गया तो ये बाहर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिसके हम जितने भी हमारा बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है ये बॉडी के अंदर रहेगा तो नया कैसे अंदर जाएगा, बाहर तो जाना चाहिए क्योंकि हार्मफुल हो, क्योंकि जो चीज हमको दरकार है इसको हम ऑब्जर्व कर ले, जो चीज हमको दरकार नहीं है इसको निकाल देना चाहिए। इसीलिए प्रोसेस का नाम होता है एक्सक्रेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स एंड पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी। तो ये चारों प्रोसेस है, इसके बारे में आप अभी ये चैप्टर में पूरा डिटेल्स पढ़ाई करोगे। तो चलो अभी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में चेक करो क्या दिया गया है। हाउ डू यू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलिव एंड व्हाट इज नॉट अलिव। मैं बोला था कुत्ता भाग रहा है, एक मतलब काऊ चौआ रहा है और एक मैन इज शाउटिंग लाउडली, चिल्ला रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं ये सारे लिविंग बींग्स है, लेकिन जब ये सारे सो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, क्या जिंदा है? हाँ, कैसे? क्योंकि इसका ब्रीदिंग आप इसको चेक करने के बाद। लेकिन प्लांट्स तो ब्रीदिंग नहीं करता है, तो प्लांट्स के बारे में हम क्या बोलोगे, व्हाट डू यू नो दैट दे आर अलिव, वी सी देम दे आर ग्रीन। जब भी ग्रीन है आप बोल सकते हैं जिंदा है। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कलर्स, आप क्या बोलोगे, दे ग्रो ओवर द टाइम सो यू नो दैट दे आर अलिव। जो ग्रो करता है ओवर द टाइम हम इसको बोल सकते हैं वो जिंदा है। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, आइदर ग्रोथ, चार्ट हो जो एक मूवमेंट हम चेक किए, ब्रीदिंग चेक किए, ग्रीन है कि चेक नहीं किए और इसके बाद ग्रोथ, ये सारे इसको हम चेक करके बोल सकते हैं कोई जिंदा है कि नहीं। लेकिन प्लांट्स ग्रोइंग जो होता है ये हमको दिखाई नहीं देता, ये बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, ये हमको इतना दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे बोल सकता है कॉमन एविडेंस, अच्छा, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट आज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलिव, बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलिव। मतलब इसका जो ग्रो होता है हमको विजिबल नहीं होता है फिर भी हम बोल सकते हैं ये जिंदा है। और एनिमल भी ऐसा है, कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, मतलब ऐसे एनिमल भी है इसका जो मूवमेंट है ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये ब्रीदिंग करेगा लेकिन आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगा ये एक्चुअल ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट as the defined a characteristic of life is not enough. It is not enough to define the character of life. तो इसके बाद हम क्या है, movement over very small scales will be invisible to the naked eye. क्या बोल रहा है ये, फॉर एग्जाम्पल जो बहुत छोटा सा मूवमेंट है ये आप खालाक को दिखाई नहीं देगा, जैसे मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है ये आपको दिखाई देगा नहीं देगा ना। और इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, क्योंकि मैं तुमको बोल दिया, क्योंकि तुम्हारा मॉलिक्यूल से बनता है सेल, सेल से बनता है ऑर्गन, सॉरी टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है तुम्हारा होल बॉडी। तो ये जरूरत है ना, इसीलिए जब बायोलॉजिस्ट को पूछा गया दे विल से यस। इनफैक्ट viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells. मैं बोला था जब ये होस्ट बॉडी के अंदर नहीं गया तब तक ये मरा जैसा आपको फील होगा, लेकिन जब ये अंदर जाएगा ये सब कुछ काम शुरू करेगा। और क्या बोल रहे हैं, देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलिव और नॉट, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसके बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है और ये इसके अंदर सेल ही नहीं है, तो ये कैसे जिंदा है हम बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, जब ये अंदर जा रहा है सब कुछ तो काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपको मतलब डेंजर सिचुएशन में डाल देता है और आप बोल रहे हैं ये जिंदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट
क्यों जरूरत है? And we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure and they can have tissues and tissues have cells, cells have smaller components in them. मैं अभी बोला ना, जो मॉलिक्यूल्स से बनता है तुम्हारा सेल और सेल से बनता है टिश्यू, ये इसका अपोजिट आया है, दोनों समान है। और क्या फिर बोल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट द एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइक टू कीप ब्रेक डाउन। मतलब जिस ऑर्डर है ना, ये बहुत दिन काम करने के बाद ये जो ऑर्डर है इसको तोड़ने के लिए, जो ऑर्डर है इसको डिस्टर्ब करने के लिए एनवायरमेंट बार बार कोशिश करेगा। तो इसीलिए ऑर्डर नेचर एंड लिविंग इज वेरी लाइकली टू कीप द ब्रेक डाउन ओवर द टाइम। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नॉट नो लॉन्गर आर लिव। मैं बोला था जब भी कोई भी आपका ऑर्गन खराब हो जाएगा, आप अभी बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकते। तो सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप देयर रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो इसीलिए मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि खराब हो जाएगा और इसको ठीक से चल रहा है, इसको मतलब रिपेयर करने और मेंटेनेंस दोनों बहुत जरूरत है एक बॉडी का, क्योंकि इतने सारे ऑर्गन है, एक खराब हो जाएगा तो सारे ऑर्गन ऐसे मतलब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सबको मेंटेनेंस और रिपेयर जरूरत है। तो इसीलिए काम क्या कौन करता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही करता है। इसीलिए मॉलिक्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या है, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है? अभी तो मैं बोला मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है। मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है ना, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस है। तो आ गया, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलरली। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ऐसे कुछ काम नहीं कर रहा हूं, यहां पे बैठ रहा हूं, नहीं तो यहां पे सो गया, तो मेरे अंदर भी कुछ प्रोसेस चल रहा है। Even when we are just sitting in the class, even we are just asleep, the maintenance job has to go on. Maintenance काम चल रहा है, they are working, and the process which together perform this maintenance job are known as life process. जितने भी मेंटेनेंस काम अंदर चल रहा है वही ही तुम्हारा लाइफ प्रोसेस है। तो क्या है आगे देखते हैं। तो आगे आएगा जो हम मेंटेनेंस का बात कर रहे थे, जो मेंटेनेंस का प्रोसेस कर रहे थे, जो लाइफ प्रोसेस है क्या क्या है मैं बताया था। इस चैप्टर में बहुत सारे तो है। इस चैप्टर हम क्या पढ़ाई करेंगे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इसके बारे में एक एक पैराग्राफ आपको अभी दिखाई देगा। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। इतने सारे काम होगा तो एनर्जी तो चाहिए। This energy comes from the outside of the body of the individual organism. ये बाहर आता है तो एनर्जी, अंदर थोड़ी ना होगा। तो बाहर कहां से आता है? There must be a process to transfer a source of energy from the outside. ये जो source of energy from outside है ना, क्या हम बाहर क्या लेते हैं? एनर्जी हमको मिलने के लिए बाहर क्या? खाना, फूड। तो इसको क्या बोला जाता है? We call them food to the inside. हम खाना को क्या करते हैं? बाहर से अंदर लेते हैं। याद रखना, जहां पे एनसीईआरटी में यूज होगा सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसको फूड ही बोला जाता है। देन ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल एज न्यूट्रिशन। जो खाना जब अंदर जाता है वही प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो एंड एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड, since life on the earth depend upon the carbon based molecules. क्या है? carbon based molecules. Most of these food source are also carbon based. कार्बन मतलब ये बोल रहा है ग्लूकोज के बारे में, क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6, इसमें है ना तुम्हारा कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब ये कार्बन के बारे में बोल रहा है। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड। Depending on the complexity of this carbon source, different organism can then use different kind of nutritional process. जैसे कोई एनिमल ये खुद खाना नहीं बनाता है, मतलब ग्लूकोज ये खुद नहीं बनाता है, लेकिन ये बाहर अंदर लेता है
जो न्यूट्रिशन के जो होता है हमारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लेकिन ऐसे कुछ है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद बनाते हैं, जैसे तुम्हारा प्लांट्स खुद खाना बनाता है, इसका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, ये खुद खाना बनाएगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट न्यूट्रिशनल सिस्टम है। और ये क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या है, इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, फूड। ओके, फूड कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आदमी का बात छोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल जहां से रह रहा है, यहाँ पे जो खाना मिलेगा इसके ऊपर तो डिपेंडेंट है। ये खुद मतलब इसके अंडर में कुछ नहीं है, खाना इसके कंट्रोल में नहीं है, ये एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा एनवायरमेंट मिलेगा ऐसा खाना इसको मिलेगा। और क्या बोल रहा है, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब फूड देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन एंड बिल्ट अप इन द बॉडी मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। जो तो खाना अभी आपको मिलेगा वो अभी क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ब्रेकडाउन होके, can be used for the various molecular movement needed for the maintaining living structures as well as kind of molecules body needs to grow। तो जितने भी मेंटेनेंस प्रोसेस चलेगा और तुम्हारा बॉडी का ग्रोथ होगा, इसके लिए क्या जरूरत है, तुम्हारा एनर्जी जरूरत है। वो एनर्जी कहां से मिलेगा ना, सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी नोन एज फूड से आपको मिलेगा। तो फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी आर नेसेसरी। जैसे कोई टूटता है तो कोई आपको मतलब जोड़ता है, मतलब अंदर जब भी फॉर एग्जांपल हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस, जब खाना से एनर्जी मिलता है तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। फॉर एग्जांपल आप कोई कहां पे भी कोई बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ मिल के बन रहा है ना, तो जहां पे कुछ बन रहा है ये तुम्हारा रिडक्शन है, और यहाँ पे जो कुछ टूट रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग है, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो बोल रहा है ये थोड़ा अलग है, कुछ टूट रहा है कुछ बन रहा है। तो ये इसका मीनिंग है। And some of the most common chemical means to break down the molecules, मतलब जो मैं बोल रहा था, ग्लूकोज अभी टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये एक्चुअली होता है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी, मतलब जो मैं बोल रहा था ब्रीदिंग में हम क्या ले रहे थे, ऑक्सीजन, एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ क्या, इस कहां पे इसको यूज करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड सोर्स टू सेलुलर नीड्स एंड व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। खाना को तोड़ता है कौन, तुम्हारा ऑक्सीजन, तो इसको ही बोला जाता है तुम्हारा रेस्पिरेशन। फिर आगे क्या है देखते हैं, इन द केस ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। मतलब ये बोल रहा है क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर है, तो इसके ये पूरा बाहर से पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, तो कहां पे भी यहाँ पे ऑक्सीजन आ सकता है, इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, क्योंकि यूनिसेलुलर है। जब एक ही सेल है तो इतने सारे काम तो एक ही सेल करेगा, तो इसलिए बोल रहा है देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स। तो फूड मिलने के लिए और गैस जाने के लिए ये स्पेशल सब कुछ नहीं है, ये एक ही सब कुछ काम करेगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, जो सेल का ऑर्गेनिज्म का जो सरफेस होता है ये पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, तो आराम से कहां पे भी कुछ हो सकता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज इन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल हमारा बारी आ गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी का साइज तो बहुत बड़ा है और मल्टी सेलुलर है और स्पेशल डिजाइन है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, तो ये बोल रहा है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग और एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है, क्या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है एनवायरमेंट के साथ, नहीं है। लंग्स है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, नहीं। तो ये हमारा पूरा स्पेशल
ऑर्गन से जो ये काम सब करेगा। फॉर एग्जांपल फूड लेने के लिए ऑर्गन से और गैस लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन से, तो डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट काम करने के लिए। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑल सेल्स। मतलब सबके लिए अभी वो जो गैस एक्सचेंज हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ये सबके लिए काम नहीं है, ये स्पेशल, इसके लिए स्पेशल ऑर्गन है और स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का। We have seen in previous how a multicellular organism, various body parts have specialized in the functioning they perform। मतलब डिफरेंट ऑर्गन है डिफरेंट काम करने के लिए। We are familiar with the idea of this specialized tissue and with their organization of the body of the organism। It is therefore not surprising to uptake the food। अच्छा, मतलब ये बोल रहा, क्या बोल रहा है, मतलब सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाना लेने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए देयर इज आल्सो स्पेशलाइज्ड टिश्यू। फॉर एग्जांपल हमारा जो, और मतलब हम अभी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इसमें गैस जाएगा अंदर, ये स्पेशल ऑर्गन है, स्पेशल टिश्यू है। फिर जब ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, खाना अंदर जाएगा, ये पूरा अलग है, इसके लिए पूरा अलग अलग टिश्यू काम करते हैं। तो ये दोनों सेम नहीं है ना, तो अलग काम अलग एक टाइम में कर सकते हैं। So this process will also function of the specialized tissue। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up to at one place in the body of the organism। एक साथ, क्योंकि हमको खाना चाहिए, मतलब फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, दोनों जाके तो मिलके तो हमारा एनर्जी बनेगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये अभी दोनों तो अंदर जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? While all part of the body need them, क्योंकि सबको जरूरत है, किसको? ऑक्सीजन चाहिए और फूड चाहिए। दिस सिचुएशन क्रिएटेड नीडेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अभी सबके, देखो सबको चाहिए फूड एंड एनर्जी एंड गैस, गैस सबको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सारे तो नहीं ले रहे ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, सॉरी हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक गैस ले रहा है, एक खाना ले रहा है, लेकिन सारे सेल के तक कैसे पहुंच जाएगा? तो ये काम करेगा तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मतलब हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सबसे मेन रोल प्ले करता है, ब्लड वेसल्स, इसके बारे में यहां पे बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? व्हेन ए केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। जो रेस्पिरेशन में होता है, ग्लूकोज टूट के क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर फॉर्मेशन होता है, एनर्जी जनरेशन होता है। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड बी इवन हार्मफुल। मतलब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, और कुछ भी हम न्यूट्रिशन में जो खाना ले रहे थे, इसके अंदर जो फूड्स में अंदर जो न्यूट्रिएंट्स था, जो मिनरल्स था, ये सब ऑब्जर्व होने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। ये तो कोई काम पे नहीं आएगा, वो अंदर रहेगा तो बहुत कुछ हार्मफुल होगा। इसीलिए क्या होगा, दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयर, देयरफॉर क्या बोल रहे हैं? दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी removed from the body and discarded by the outside of the body and its process known as excretion। तो ये क्या बोल रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हम बॉडी से निकाल देने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं, इसको बोला जाता है एक्सक्रेशन। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी, मतलब ये भी बेसिक रूल्स है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रेशन विल बी डेवलप्ड। मतलब मल्टी सेलुलर जो हाईली स्ट्रक्चर्ड है, ये खाना अंदर लेने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम है, और जब हम खाना से एनर्जी निकल मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए स्पेशल ऑर्गन सिस्टम है, और जब खाना से एनर्जी आ गया सबके सेल के तक पहुंचाने के लिए भी स्पेशल ऑर्गन सिस्टम है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है इसको निकालने के लिए भी स्पेशल ऑर्गन सिस्टम है हमारा हाईली स्ट्रक्चर्ड बॉडी में। व्हिच मींस क्या बोल रहा है, which means that our transportation system will need to transport waste away from the cells by the excretory tissue। तो excretory tissue के द्वारा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये क्या करेगा, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा। तो let us consider these various processes so essential to maintain the life one by one।
तो हम जो 4 प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक क्या होता है तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये तो चारों हम इस चैप्टर में और क्या क्या डिस्कशन करेंगे देख देते हैं। आज हम तो इंट्रोडक्शन और वाटर लाइफ प्रोसेस में बारे में ऑलरेडी जान चुके हो। इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कैसे होता है, न्यूट्रिशन एमीबा में कैसे होता है और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। न्यूट्रिशन के अंदर इसके इतना ही हम टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है, रेस्पिरेशन में इतना ही हमको जानकारी इस टॉपिक में इस चैप्टर में आपको मिलेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन का बारी जब आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे तुम्हारा प्लांट्स के अंदर कैसे होता है और ह्यूमन बींग से अंदर कैसे होता है, ये दोनों हम टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट जो होता है तुम्हारा एक्सक्रीशन, ये प्लांट्स में कैसे होता है और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है और कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, ये सारे डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में जहां पे डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। आज यहां से खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।